Namaste and welcome to another episode of BGM podcast where science meets movement and pain meets understanding. So, today we are diving into a very important topic, which is preventing surgery for better healing and pain management, the physio perspective. Today, I am very lucky to have Dr. Meena Gupta as a guest who has 15 plus almost 2 decades of experience in the field of physiotherapy and has published n numbers of research papers and books in the field of physiotherapy. And she is also a pediatric specialist and currently working as assistant professor in Amity University. Thank you so much, ma'am, for taking out your valuable time and being our guest today. Thank you, Dr. Jyoti, inviting me as a guest for your BJM uh, podcast. Thank you so much, ma'am. That's our pleasure, actually. Okay. So let's start by addressing the elephant in our room. Main question today that we have: why do people tends to follow or go for surgery when they think about pain? See, pain is basically a feeling. It is a subjective type of feeling. In daily routine, because of stress, lack of time, the person is thinking ki the surgery is the best option for the management of pain. That's why they approaching the surgery. Okay, but there is also requirement of understand what can be the consequence of the surgery. Before surgery and after surgery, patient have to be undergo the physiotherapy because there is a pre-operative management and post-operative management. मतलब कहना ये चाहूँगी कि सर्जरी सिर्फ ऑप्शन ये इसलिए लेके चलता है पेशेंट कि उनको लगता है कि हम जाएँगे डॉक्टर हमें बोल रहा है सर्जरी करा लो वो कर लेते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू गेट द सेकंड ओपिनियन। वो दूसरा ओपिनियन भी नहीं लेते किसी डॉक्टर से कि पेन जैसी सिंपल चीज़ जो कि हमारी हर दिन की रोज़मर्रा में हो रही है, वो हम किसी थेरेपी के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ गाइडेंस है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को फिज़ियोथेरेपी के बारे में स्पेशली इन इंडिया। तो इस करके भी लोग सर्जरी की तरफ ज़्यादा मूव कर लेते हैं। Why do you think that it should not be the first option and it's not always the best option for us? सी अगर हम फिज़ियोथेरेपी की बात करें तो लोग इसको जनरली मसाज कहते हैं। तो मसाज जैसी चीज़ें तो लोग सोचते हैं कि हम अपने आस-पड़ोस में हम जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, वहाँ करा लेंगे या कोई नीम हकीम बैठा हुआ है, कोई पहलवान बैठा हुआ है, उससे करा लेंगे। तो यहाँ पे जो लैकुने हैं वो बेसिकली अवेयरनेस का है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि एक्सरसाइज़ से क्या ठीक होगा? डेली हम 4 घंटे चलते हैं, घर की एक्टिविटी करते हैं, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए वो सीधा सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। बट उनको ये नहीं मालूम कि फिज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड में जो भी बच्चा फिज़ियोथेरेपी कोर्स को चूज़ करता है, उसको बहुत से कोर्सेज़ को पढ़ना पड़ता है, जैसे एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। उनको फिज़ियोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उनको बायोमैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, उनको पूरे बॉडी के सिस्टम को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके वो एक परफेक्ट फिज़ियोथेरेपिस्ट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पढ़नी पड़ती हैं, जिससे उनकी जो नॉलेज है, वो एनहांस हो जाती है। और उनको कैसे हमने पेन सबसाइड करना है, कौन-सी नर्व या कौन-सी मसल्स उसको की वजह से हो रहा है, उसको वो हील कर पाते हैं। So basically, you are saying that physiotherapist is educated enough, हुँ। and a surgery should not be the first management a patient should seek, and physiotherapy can be your first solution. They should go after physiotherapists, have their own management techniques without being invasive. सी सर्जरी इज़ ऑल्सो ऑप्शन बट इट इज़ नॉट कि सम किसी ने आपको सजेस्ट किया कि सर्जरी करानी है आप करा लीजिए। Hmm. ठीक है, सर्जरी है ऑप्शन बट जब जो कंडीशन जो है वो हमारे कंट्रोल में ना रहे, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, कोई परमानेंट डिफ़ॉर्मिटी हो गई, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर हो गया, वहाँ पे तो आप सर्जरी को आप यूज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर आपको फिज़ियोथेरेपी पे आना है। तो वही है कि अवेयरनेस, गाइडेंस प्रॉपर ना होने की वजह से भी लोग सर्जरी के पास जाते हैं। तो ठीक है, सर्जरी इज़ ऑल्सो अ पार्ट बट फिज़ियोथेरेपी इज़ नॉट we cannot deny कि we cannot improve the pain or we cannot avoid any surgical condition without the surgery. It can be heal, it can be progress, it can be improved with the help of physiotherapy. That's so true, ma'am. And you were talking about certain conditions that can be managed through physiotherapy first, and even after surgeries, they have to seek physiotherapy anyhow. Hmm. So, what all those conditions, if we talk about just conditions to enlighten our viewers, Hmm. what are those conditions in which patients should go for physiotherapy? They can seek physiotherapy before going for the surgeries. Hmm.
थोड़ा-सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कि फिज़ियोथेरेपी से हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, देयर आर मैनी कंडीशंस, सम आर द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, सम आर द ऑर्थोपेडिकल कंडीशन, सम आर द गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, सम आर रिलेटेड विद द जेरियाट्रिक, सम रिलेटेड विद द पीडियाट्रिक्स। ओके, सो अगर हम किसी कंडीशन की बात करें, जैसे कि मैं न्यूरोलॉजी का लेके चलूँ, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फुट ड्रॉप। बेसिकली इट इज़ सीन इन द स्ट्रोक पेशेंट, हुँ। ठीक है? किसी को अगर लकवा हो जाए तो उसकी वजह से अगर प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी ना मिले, बहुत समय के बाद उसका फुट ड्रॉप कर जाता है, ठीक है? ये फिज़ियोथेरेपी से मैनेजेबल है, लेकिन अगर कोई पेशेंट थेरेपी ले ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है और कुछ नहीं कराने की वजह से उसका जो पैर है वो हमेशा के लिए नीचे की तरफ चला गया है। इफ यू वांट टू मेक द पेशेंट स्टैंड, ही विल स्टैंडिंग ऑन द टोज ओनली। ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टू पुट द हील बिकॉज़ इट इज़ टाइट। ओके, सो इन दैट केस वी कैन सजेस्ट द सर्जरी। बट उससे पहले अगर मैं बोलूँ, ये वाला जो स्टेज है पेशेंट का, इतना जल्दी नहीं आता। इट टेक अप्रॉक्सिमेट 3-4 मंथ्स। और अगर 3-4 महीने की स्टार्टिंग से पहले ही पेशेंट अपना फिजियोथेरेपी रूटीन फॉलो करे कि ये एक्सरसाइज करनी है, इतनी बार करनी है, अगर हम उसको कोई असिस्टिव डिवाइस भी बता दें, जैसे बहुत बार क्या होता है, मैं एग्जांपल लूँगी, हम सब जीन्स ट्राउज़र पहनते हैं, है ना? अगर वो हमको ढीला होगा तो वो गिर जाएगा, अगर हम उसको बेल्ट लगा लें तो वो कंट्रोल में रहेगा। तो यहीं पे मैं बात करूँगी असिस्टिव डिवाइसेज़ की, कि हमारे पास कुछ ऐसी असिस्टिव डिवाइसेज़ भी होती हैं जो कि आप थेरेपी के साथ-साथ हम उनको देते हैं कि आप इसको पहनिए 5 घंटे, 3 घंटे के लिए, तो आपका जो एनहांसमेंट है रिज़ल्ट का, वो बढ़ सकता है। तो हम फिज़ियोथेरेपी से फुट ड्रॉप को भी रोक सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की मैंने बात करी। अगर मैं ऑर्थोपेडिकल कंडीशन में आऊँ, तो क्रॉनिक स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्रॉनिक स्टेज ऑफ अर्थराइटिस, पेशेंट को क्या होता है कि पेन हो रहा है, वो अवॉइड करा जा रहा है, ठीक है ना? ना कोई थेरेपी ले रहा है, ना कोई प्रिकॉशन ले रहा है, अपना पूरा क्रॉस लेग में बैठ रहा है, सीढ़ियाँ फटाफट चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो वो प्रिकॉशन ही नहीं ले रहा कि हम उसको क्रॉनिक स्टेज से बता सकें। जब उसका क्रॉनिक स्टेज आ गया, तब उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया। अब डॉक्टर तो सर्जरी बोलेगा उसको कि आप सर्जरी कराइए, है ना? कि डॉक्टर के पास आया तो हर किसी को अपना अपना बेस्ट देना है। तो डॉक्टर बोलेगा, "यू यू कम एंड एडमिट, वी विल डू ऑल द टेस्ट एंड यू हैव टू बी ऑपरेट आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़।" ओके। तो हम उस स्टेज को आने ही ना दें कि सर्जरी की हमारे पास नौबत आए। अगर प्रिलिमिनरी स्टेज में ही करा लेता तो हम उसका पेन मैनेजमेंट कर सकते। चलिए ठीक है, अगर हम बोलें कि हाँ, डॉक्टर ने बोला, सर्जन ने कि आपको सर्जरी करानी है, हमने सर्जरी करा ली, बट उसके बाद भी तो फिज़ियोथेरेपी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि सर्जरी हो गई और 100% इम्प्रूव हो गया वो। उसके बाद उसकी मसल टियर हुई है, लिगामेंट, मूवमेंट नहीं हो रही, रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, जितना जोड़ को खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, मसल में वीकनेस आ गई है, स्ट्रेंथ नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कौन दिखेगा? तो आप सर्जरी में जाएँ, चाहे किसी चीज़ में भी जाएँ, फिजियोथेरेपी इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर हेल्प द पेशेंट फ्रॉम मेक एनी डिजीज़ फ्रॉम बिगिनिंग टू द क्रॉनिक स्टेज। So it's safe to say that surgery is not about never choosing the surgery. It's about the proper guidance. हाँ। कि आप फिजियोथेरेपी पहले ले रहे हैं तो आप इन्वेजिव सर्जरी से बच भी सकते हैं, बट देयर स्टिल अ चांस दैट या सर्जरी माइट बी नीडेड, हुँ। बट अगेन फिजियोथेरेपी इज मैंडेटरी इवन in early stage of an injury and also the later stage हाँ, after the surgery as well. Post yeah, operative definitely, management is definitely. also there. Yes. That's and so ma'am, what are your view if we are talking about pain management, can you just give some examples in any of those conditions in which patients really suffer from pain, and if we are talking about neuro conditions Hmm. or orthopedic conditions, can you just give some examples of those conditions in which people suffer from pain and they go tends to prefer surgeries, and they do not have enough awareness, or they do not go to physiotherapy first, they where they there might be some chances they could avoid the surgeries. हुँ। एक केस मेरे पास आया था जो क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेज था। एक लेडी थी अप्रॉक्सिमेट 45 इयर्स। बिकॉज़ ऑफ ओबेसिटी उनका लाइफ़स्टाइल, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। Hmm. और यू नो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ रिवार्ड ऑफ लॉन्गेविटी। जितना आप लंबा जिएँगे, True. एवरीबॉडी हैव टू बी ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज़ सारा का सारा वेट हमारे नी और फुट पे आता है। तो उनको फिज़ियोथेरेपी उन्होंने कभी ली नहीं थी, ना उनको मालूम था। तो वो किसी सर्जन के पास गए और सर्जन ने उनको बोल दिया कि आप आके एडमिट हो जाइए और आपके दोनों नी रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है? बट बाय चांस वो हमारे नेबर ही थे। उनको पता चला कि मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पास आए। मैंने उनका एग्ज़ामिनेशन किया पूरा का पूरा कि कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे मसल इफ़ेक्ट कर रही है, कहाँ पे पेन हो रहा है, किस रीज़न में हो रहा है। तो वही पता चला कि उनका साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द जॉइंट्स।
तो मैंने बोला कि आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप कराइए, क्योंकि नेबर हैं तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते उनको, तो मैंने कहा आप कराना चाहें तो कराइए, बट उससे पहले एक बार आप एटलीस्ट 5 टू 10 डेज़ का फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट आप लेके देखिए। आपको डेफ़िनेटली लगेगा कि आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो उनका एक फिज़ियोथेरेपी सेंटर पे उनको ट्रीटमेंट चला उनका, जिसमें उनको बहुत सी फिज़ियोथेरेपी इक्विपमेंट को यूज़ करके पेन सबसाइड किया। जैसे हमारी फ़ील्ड में आईएफटी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, वो सारी चीज़ें यूज़ करके उनको पेन को सबसाइड किया गया। 3-4 दिन में उनको पेन का जो स्केल था वो उनको कम लगने लगा। उनको लगा कि अप्रॉक्सिमेट मुझे 70% पेन है, 30% मुझे रिलीफ़ लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू कंटिन्यू फिज़ियोथेरेपी। मैंने कहा ठीक है, आप आइए कंटिन्यू कराइए। फिर कुछ समय बाद उनको लगा कि मतलब मेरा तो जो पेन में स्वेलिंग थी वो भी कम होने लगी, ठीक है? तो स्वेलिंग भी कम हो रही है उनकी। फिर उनको लगा कि शायद सर्जरी का ऑप्शन जो मैं चूज़ कर रही थी एक डॉक्टर के बोलने से, तो मुझे थोड़े दिन और वेट करना चाहिए। हुँ। ठीक है, तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिज़ियोथेरेपी चलती रही, हम उनका जॉइंट स्पेस तो नहीं बढ़ा सकते, बट हम उनका वेट मैनेजमेंट करके, उनकी मसल को टोन अप करके, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करके, उनको कुछ असिस्टिव डिवाइस जैसे कि नी कैप होता है हमारे पास, नी कैप सजेस्ट करके या एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके, उनका इतना कर दिया कि उनको सर्जरी की नीड नहीं पड़ी। दैट्स तो सो अमेजिंग। हाँ, तो वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की फिज़ियोथेरेपी भी कुछ होता है। अच्छा यहाँ पे कोई डॉक्टर बोलेगा तो हम कराएँगे। क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है रेफर्ड केसेस आते हैं। कोई नहीं कहता कि फिज़ियोथेरेपी हम अपने आप से जाएँ मुझे पेन है मैं फिज़ियोथेरेपी करा लूँ। वो कहता है किसी फिजिशियन को दिखा लेते हैं हम पहले, अगर वो सजेस्ट करते हैं तो हम सोचेंगे, मतलब सोचेंगे, जाएँगे नहीं सोचेंगे। फिर वो अवॉइड करते हैं कि नहीं आज नहीं कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो इस तरह का भी बहुत ज़्यादा रहता है हमारे उसमें। सो मैम, लेट्स टॉक अबाउट द साइंस। हम इतना सब डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कंडीशंस एंड हम फिजियोथेरेपी कैसे कैन अवॉइड सर्जरी और ऐसी कंडीशंस जहाँ पे डॉक्टर्स यूजुअली सर्जरी रेफर कर देते हैं, हुँ। पर हम वैसी कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। पर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस, हाउ डज फिजियोथेरेपी वर्क इन दीज कंडीशंस? हुँ। मैंने बिगिनिंग में भी कहा था कि जो जो स्टूडेंट फिज़ियोथेरेपी का कोर्स करके आता है, उसको बहुत से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। जैसे एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी बहुत से हमने डिस्कशन किए। तो फिज़ियोथेरेपी में क्या है कि आप किसी का मान लीजिए पेन है, पेन क्यों हो रहा है? न्यूरो रिसेप्टर की वजह से हो रहा है। हमारे बॉडी के अंदर न्यूरो रिसेप्टर हैं जो हमें पेन को परसीव करा रहे हैं, ठीक है? हम पेन बता पा रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से। तो इसके पीछे ये साइंस है कि इट इज़ नॉट साइंस इसके पीछे ये है कि हम जब पेशेंट को देते हैं फिज़ियोथेरेपी तो इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन अगर इम्प्रूव होता है, तो उस एरिया का न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो रहा है। न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो रहा है तो हीलिंग उसकी हो सकती है। तो ये है बेसिक रीज़न यहाँ पे। तो वो जो कंडी आई थिंक redness, swelling, हाँ, inflammation, if we can see that those things are toning down, हाँ। redness कम हो रही है, swelling कम हो रही है, तो फिर healing हो रही है। हाँ, हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हाँ। होती हैं, जैसे हमारे पास मैकेंजी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हुँ, थेरेपीज़ हैं, थेराबेंड्स हैं, हुँ, इलेक्ट्रोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, हुँ, एक्सरसाइज़ थेरेपी है। हुँ, तो हम इस कॉम्बिनेशन से काम करते हैं पेशेंट के साथ, वो डिपेंड करता है कि प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है पेशेंट का, कि हुँ, पेन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है हुँ, या मसल्स वीक हो चुके हैं। तो हम इन तीनों चारों प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हुए हुँ, उसका एक प्लान बनाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। जैसे मान लीजिए पेशेंट कह रहा है मुझे पेन है, तो हुँ, इट विल बी अ शॉर्ट टर्म प्लान, उसको लंबा नहीं खींच सकते हम। हुँ, फिर पेशेंट कह रहा है कि मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हुई पड़ी हैं, तो मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए अप्रॉक्सिमेट हमें समय लगेगा। मतलब 4-5 सेटिंग में तो पेन हम कर सकते हैं सबसाइड अगर वो एक्यूट स्टेज में हो, यानी बिगिनिंग हो। हुँ, लेकिन स्ट्रेंथनिंग तो समय लेगी ज़्यादा, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल बनाते हैं कि इतने टाइम में हमने ये कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने इस पे काम करना है। इवन बहुत बार हम जब पेशेंट के साथ काम करते हैं, अब मान लीजिए जैसे पेशेंट है वर्किंग है, वो आ नहीं सकता, हुँ, तो हम उसके गोल पहले पता करते हैं कि आपका क्या गोल है? आप क्या चाहते हैं? कि पेन खाली खत्म हो जाए या आपका डे टू डे लाइफ भी इम्प्रूव हो जाए पेन सबसाइड होने से या मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ हो जाए। हुँ। तो उसको लेके हम शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैम वहाँ पे कुछ तो रेड फ्लैग्स होते होंगे हाँ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसको जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अब पेशेंट को सर्जरी ही नीडेड है, अब फिजियोथेरेपी वोंट हुँ, वर्क ऑन देम। हुँ। रेड फ्लैग बताने से पहले एक हम कंडीशन लेते हैं कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी, ओके। ठीक है? हुँ, कॉन्ट्रैक्चर का क्या मतलब होता है कि किसी मसल्स का शॉर्टनिंग हो जाना, जो उसकी नॉर्मल लेंथ होती है वो शॉर्ट हो गई है हुँ, बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, आइदर बिकॉज़ ऑफ न्यूरोलॉजिकल इश्यू, हुँ, ऑर्थोपेडिकल इश्यू, इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न। हुँ, तो जो कॉन्ट्रैक्चर है मसल शॉर्टनिंग हो गई है, हुँ,
उस केस में अगर वो परमानेंट हो गई है कि अब हम उसको विद द हेल्प ऑफ थेरेपी नहीं कर सकते, देन वी रिक्वायर सर्जरी। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के लिए भेजें? तो हमारे पास बहुत से असेसमेंट परफॉर्मा होते हैं। हम पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग स्पेशल टेस्ट करके देखते हैं कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उसके बिहाफ पे हम सजेस्ट करते हैं। अब मैं दूसरे टर्म पे आऊँगी, मैंने बोला था डिफ़ॉर्मिटी। तो डिफ़ॉर्मिटी का मतलब होता है कि बोन का आपस में जुड़ जाना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इट बिकम अ कोलाइड। तो वहाँ पे आप जितना भी फिज़ियोथेरेपी देंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर टू रेफर द पेशेंट टू द सर्जन। वो अपना रोल प्ले करें, उसकी सर्जरी करें, देन पेशेंट विल कम बैक टू अस एंड वी विल स्टार्ट द इम्प्रूव स्ट्रेंथ, मूवमेंट, रिड्यूस स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, मोबिलाइजेशन। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है इस तरह का। मैम, तो पेशेंट्स जो आपके पास आते होंगे, आपने बहुत सारे अपने जर्नी, अपने करियर में पेशेंट्स देखे होंगे, उनका एक तो माइंडसेट भी आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेदर दे आर चूजिंग टू गो फॉर द फिजियोथेरेपी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हुँ, पेशेंस। और वो या तो वो सर्जरी एक इस तरह का भी एक माइंडसेट है, बिकॉज इन आवर कंट्री इट्स अ माइंडसेट दैट पीपल टेंड्स टू गो फॉर सर्जरी मोर। तो आप मेरे को ये जानना है कि मतलब आप जो माइंडसेट और उनके आप काउंसलिंग में आप किस तरह से हुँ, पेशेंट को काउंसल करते हैं जब आपके पास वो कोई नी अर्थराइटिस का लेट्स से या कोई किसी कॉन्ट्रैक्चर का पेशेंट आ रहा है, हुँ, हुँ, तो व्हाट आर योर अप्रोचेस टू कन्विंस देम हुँ। टू गो फॉर देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो उसको सबसे पहले तो उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रेज़ेंट स्टेटस ये है, ठीक है? फिजियोथेरेपी? और ये सर्जरी को रोक सकता है, हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट। तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू हिज़ प्रेज़ेंट प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद हमें अवेयरनेस, हम बहुत बार पेशेंट को ढूँढ के ही बताते हैं कि आप देखिए इस पेशेंट का ये था, इसने सर्जरी नहीं कराई, थेरेपी से इसका ये बेनिफिट आया। तो इस तरह का हम पेशेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये है पेरेंट को अवेयर कराना, पेशेंट को अवेयर कराना कि या विदाउट सर्जरी इट कैन बी ट्रीट। And there must be a lot of patients that you must have It will take a encountered. time also uh, j- because it is a long duration thing. Approximate patient have to be come for 10 to 12 therapy session. yeah. सर्जरी में तो ऐसा होता है पेशेंट आज गया, उसका चेकअप किया, कल ऑपरेट किया, परसों भेज देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी चलेगी उसकी अप्रॉक्सिमेट 3 मंथ्स 4 हम्म। मंथ्स। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते होंगे जो हाफ वे में गिव अप कर देते हैं, हुँ। तो आपके पास अगर कोई ऐसा केस आया है तो आप वो डिस्कस करना चाहें? हाँ, मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगी। ऐसे भी बहुत से पेशेंट आते हैं हम्म, जो हाफ वे में गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको रिलीफ मिल जाता है 50%। उनको लगता है चलो हमारा पेन तो सबसाइड हो गया, 50% इतना हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद फिर वो और वर्स हो जाता है। फिर वो वापस आते हैं हमारे पास। तो ये भी बहुत हम देखते हैं कि मतलब 2 दिन करा रहा है थेरेपी, तीसरे दिन छोड़ दे रहा है। फिर उसको लग रहा है कि नहीं नीड है। ये तो क्या होता है ना, नॉर्मल मेडिसिन खा रहा है पेशेंट, जैसे बीपी की दवाई खा रहा है पेशेंट। आज उसका बीपी शूट कर गया, उसको बड़ा उसका अवेयरनेस हो गया कि भाई दवाई खानी है, अदरवाइज़ मेरा तो बीपी शूट कर जाएगा, मुझे स्ट्रोक हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर बीपी फॉल हो गया, फिर उसने छोड़ दिया। तो वही है कि मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है, इस करके भी बहुत से इश्यू आते हैं। बट एज़ अ थेरेपिस्ट वी हैव टू मेक द पेशेंट अवेयर, इट्स अवेयर अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, हाउ दे कैन इम्प्रूव विदाउट सर्जिकल तो मैम इंटरवेंशंस। ऐसे रिहाब में आप प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करते हैं? हाँ, देखिए हमारे पास जो पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया हमने, बहुत से स्पेशल टेस्ट करके देखे, हम उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद जैसे पेशेंट 5 डेज़ के लिए आ रहा है, हमने उसकी थेरेपी करी, हमारे पास पेन के बहुत से स्केल्स होते हैं, जैसे हम बहुत से विज़ुअल एनालॉग स्केल यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। बहुत बार हम फेशियल एक्सप्रेशन से भी समझ जाते हैं कि पेशेंट का क्या है प्रेज़ेंट स्टेटस। जब उसकी थेरेपी 5 या 6 सेशन अप्रॉक्सिमेट 10 डेज़ का सेशन हम लेके चलते हैं किसी भी रिकवरी में, अगर ऑर्थोपेडिकली है। बट अगर यही न्यूरोलॉजिकल केस है कोई या कोई पीडियाट्रिक केस है तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। हमें एक-एक छोटा-छोटा गोल अचीव करने में हमें मंथ्स लग जाते हैं। तो हम वो प्री असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं वो करके देते हैं, फिर हम उसका मैनेजमेंट करते हैं रेगुलर, कुछ उसे होम बेस्ड थेरेपी बताते हैं, कुछ हम वीडियो कंसल्टेशन देते हैं, टेली रिहैबिलिटेशन देते हैं और आज के टाइम में तो हम लोग पेशेंट को गेट ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ कैमरास एंड ऑल, AI? हाँ, एआई को यूज़ करके भी हम सजेस्ट कर रहे हैं, रोबोटिक थेरेपी वगैरह भी हम लोग पेशेंट को बता रहे हैं। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसके बाद जब उसका हो जाता है तो हम दोबारा से उसकी उसी स्केल को यूज़ करके रीडिंग लिखते हैं। फिर हम उसको कंपेयर करके पेशेंट को बताते हैं कि देखिए जब आप आए थे तो ये था और ये, तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अ, मैम किस मोमेंट पे या फिर कौन सा किस ड्यूरेशन पे यू कैन एक्चुअली जज इफ द पेशेंट दैट पेशेंट ट्रूली नीड्स सर्जरी और नॉट? हुँ।
जब हम सपोज कीजिए हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 3 सेशन 4 सेशन, बट स्टिल द सेम थिंग, वी आर नॉट गेटिंग एनी इम्प्रूवमेंट। हमने अपना प्रोटोकॉल भी चेंज किया, हमने हुँ, थेरेपी मॉड्यूलेट करी, हुँ, हमने इक्विपमेंट भी चेंज करके लगाया, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग। हुँ, ठीक है? और पेशेंट भी ओवर हस्टी हो रहा है कि नहीं मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार हमें पेशेंट का काउंसलिंग हम लोग करते हैं, बट वो मानता नहीं उस बात को कि बहुत बार होता है 3 सेशन से बेनिफिट मिल जाए, बहुत बार 5 से मिले। तो वो जब अगर नहीं कर पाता तो फिर हम कहते हैं ठीक है एक बार आप दिखा लीजिए सर्जन को, आप उनका भी व्यू ले आइए। तो उस स्टेज पे हम करते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि ये तो मतलब इट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड अ सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी का एग्जांपल दिया, फुट ड्रॉप का एग्जांपल दिया, वहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सीधा उसको बोल देते हैं आप सर्जरी करा लीजिए। तो मैम हाउ कैन समबडी विल कंफर्म तरीके से वो ये जान सकता है कि मैं नॉन सर्जिकल कैंडिडेट हूँ, आई एम नॉट अ सर्जिकल कैंडिडेट। पेशेंट को अवेयर करना पड़ेगा कि देखिए आप आपका, जैसे अब मैं स्ट्रेचिंग का एग्जांपल लेती हूँ, हुँ, जैसे मैंने बात करी थी कॉन्ट्रैक्चर की। हुँ, कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, मैनुअल प्रेशर लगा के उसको लॉन्ग करके देख सकते हैं। अगर वो स्ट्रेचेबल है तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेचेबल है। अगर आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है? आप अवॉइड कर सकते हैं सर्जरी। बट जहाँ पे वो नॉन स्ट्रेचेबल है, वो अपने क्रॉनिक स्टेज में पहुँच गया है, तो जब हम ही नहीं कर पा रहे तो पेशेंट का रिकवरी क्या देंगे? तो हम उसी स्टेज पे बोलते हैं आप सर्जन से जाके एक बार दिखा लीजिए या बात कर लीजिए। तो मैम आपका स्पेशलिटी इज़ इन पीडियाट्रिक्स, तो उसमें भी कुछ-कुछ केसेस ऐसे होते होंगे जिसमें सर्जरी पेशेंट टेंड्स टू गो फॉर सर्जरी रादर देन गोइंग फॉर रिहैब। हुँ, कैन यू जस्ट एनलाइटन सम ऑफ द हाँ। दोज़ कंडीशंस? I just want to talk about the cerebral palsy. हुँ, So cerebral palsy is one of the neurodevelopmental disorder, हुँ, and it is basically seen in the pediatric population. Okay. अब देखिए, in PEDS cases we cannot recommend for the surgery because it is the stages of development, है ना? डेवलपमेंट की स्टेज में अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1 साल का हो गया, अपनी नेक कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ तो हम नहीं बोल सकते आप सर्जरी कराइए, मसल को टाइट कर दिया जाएगा आपकी और बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड करके बैठ जाएगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी कि आपने पेशेंट की नेक के ऊपर काम करना है। नेक के ऊपर काम करना है, इट मीन्स कि यू हैव टू बी स्ट्रेंथन द नेक मसल्स सो दैट द चाइल्ड कैन मूव हिज नेक अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वहाँ तो टोटल पूरा इन स्पेशली इन द पीड्स केस देयर इज नो सर्जरी रिक्वायर्ड एक्सेप्ट देयर इज़ अ सिवियर कॉन्ट्रैक्चर इन नी जॉइंट। हम उस स्टेज पे उसको कर सकते हैं जब, क्योंकि बच्चे का डेवलपिंग स्टेज भी होता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा 4 साल का है, लोग कहते हैं सर्जरी करा लीजिए, बट वो बिगिनिंग स्टेज है, बहुत सॉफ्ट होता है बेबी। हम उसकी मसल को स्ट्रेच करके उसको अचीव कर सकते हैं। सर्जरी का हम तब सजेस्ट करेंगे जब उसकी परमानेंट बन चुकी है डिफ़ॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर हाँ। जो कि लेटर स्टेज ऑफ देयर हुँ। हाँ, अर्ली आफ्टर 10 इयर्स और 14 इयर्स से जब वो टीनेज हाँ, में टीनेज पहुंच क्रॉस जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तभी वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्चर बनता है। उससे पहले उनके बोन्स आर मिलिएबल इनफ कि वो हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी फिज़ियोथेरेपी से उसे इम्प्रूव करेक्ट कर सकें। कर सकते हैं। और जब हम पीट्स पे काम करते हैं तो हमें सर्जरी को या कोई भी इलेक्ट्रिकल मोडालिटी को अवॉइड ही करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि ग्रोइंग स्टेजेस है बच्चों की, बच्चे बता नहीं पाएंगे कि मुझे कैसा लग रहा है। ठीक है वो रोएगा, लेकिन वी कैन नॉट असेस कि उसको इंटरनल क्या हो रहा है ना? रो रहा है क्योंकि हम टच भी कर रहे हैं इसलिए भी रो रहा है। वी आर नॉट अवेयर विद द चाइल्ड, ही इज नॉट और सी इज नॉट फेमिलियर विद अस, हुँ। दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। तो मैम आपके पास जो पेशेंट्स आपने आए हैं पीड्स के, तो उनके पेरेंट्स से आपका इंटरेक्शन होता है। आपने कुछ ऐसा कोई कन्वर्सेशन विद वन ऑफ योर पेशेंट्स पेरेंट्स देयर गार्जियन ऐसा एनकाउंटर करा है जो कि सर्जरी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ मतलब कैन दे गो फॉर सर्जरी रादर देन डूइंग द फिजियोथेरेपी द हार्ड वर्क? सी ऐसा बहुत बार होता है कि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दे डोंट हैव द टाइम टू कम फॉर द थेरेपी, और वो चाहते भी हैं कि थेरेपिस्ट जो काम करे उनके सामने करे। तो बहुत बार क्या करते हैं कि हम इतना बिजी, में अपना टाइम नहीं है क्या हम सर्जरी करा लें। बट वो चीज़ सर्जरी भी से तो चलो ठीक है, आपका एक ऑप्शन लेके आप चल रहे हो, बट बिफोर सर्जरी इट कैन बी मैनेजेबल। इट्स बेटर कि आप किसी को भेज दीजिए साथ में, या अपना थोड़ा टाइम चेंज करा लीजिए, या ऑल्टरनेट डे पे करा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर कराएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, आप ऑल्टरनेट डे पे कराइए और आप खुद ट्रेनिंग ले लीजिए थोड़ी, है ना? क्योंकि हम जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या जो हम थेरेपी दे रहे हैं, मैं मानती हूँ कि इट्स अ फुल टाइम कोर्स 4 एंड अ हाफ ईयर, बट हम कुछ तो आपको समझा सकते हैं, कुछ वीडियो बना के दे देते हैं हम पेशेंट को। जैसे मेरे पास पेशेंट आते थे व्हेन आई वाज़ इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, हमारे पास पेशेंट आते थे, कभी लखनऊ का आ रहा है, कभी बिहार का आ रहा है, तो वहाँ पे क्या इतनी अवेयरनेस नहीं है, अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है दिल्ली या नोएडा जैसे। तो वहाँ पे क्या होता था, पेशेंट मेरे पास आ रहा है, उसने मुझे दिखाया और बोला है कि मैडम मैं तो आज ही आ सकता हूँ, अब मेरे को तो वापस मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि मैं इसको क्या करूँ? तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप एक काम करिए,
आप वीडियो बनाइए, ठीक है? आप हुँ। मेरे को थेरेपी करते हुए वीडियो बनाइए कि मैं कैसे पकड़ रही हूँ, कैसे स्ट्रेच कर रही हूँ, किस पोज़ीशन में डाल रही हूँ। तो वो आप देख-देख के अपने लैपटॉप पे लगा लीजिए, उसको देख-देख के कराइए। फिर हम उनको बोलते हैं कि आप फ़ोन पे जो भी थेरेपी करा रहे हैं, उसका भी एक वीडियो बना के हमसे भेजिए कि वो ठीक पैटर्न में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह हम फ़ॉलो-अप भी करके देते हैं पेशेंट को। और मैम वैसे हर कंडीशन तो सर्जरी के लिए जैसे आपने बोला पीडियाट्रिक्स में मेजर चीज़ों में सर्जरी रिक्वायर्ड ही नहीं होती। हाँ। तो फिर वेदर आई मीन मिसकंसेप्शन भी है आधे से ज़्यादा अगर वो आ रहे हैं और सीपी जैसे केसेस हुँ, में अगर वो बोल रहे हैं कि उनको सर्जरी करवानी है तो दैट्स नॉट इवन पॉसिबल लाइक यू सेड हुँ, हुँ। बिफोर इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर सीपी का बच्चा टू गो फॉर सर्जरी। हाँ, वो ये कि ऐज कम है तो वी कैन नॉट रिकमेंड। हुँ, और अगर क्रॉनिक बन चुका है कि हुँ, मतलब कभी थेरेपी नहीं कराई, जैसे मैंने अभी बात करी कि हुँ, यूपी बिहार से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। अब उसने मेरा वीडियो देख के तो किया, हुँ, 2-3 दिन किया, उसको लग गया भाई घर का काम ज़रूरी है, दूसरा बच्चा भी देखना है, उसने उसको छोड़ दिया। और अब जब आया था सपोज़ कीजिए 2 साल उसकी उम्र थी, हुँ, अब आ रहा है 5 साल की उम्र में। हुँ, अब 3 साल का उसका लॉस हुआ, उसने कुछ नहीं किया, वीडियो के बाद ना फ़ॉलो-अप किया, ना उसने हमें दिखाया, ना कोई कंसल्टेशन ली, ना कोई वो लोकल थेरेपिस्ट को दिखा रहा है, उसको लग रहा है कि भई छोड़ दीजिए, ये अपने आप हो जाएगा, ऐसे कि उसका भाई या भ बच्चा इतने टाइम पे बैठा था, तो वो अपना एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं। बट क्या होता है इन तरह के बच्चों के अंदर दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, विज़न इश्यू हो गया, राइट, स्पीच नहीं आ रही इन लोगों की, दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, हुँ, मेंटल रिटार्डेशन है, तो ये फ़ॉलो-अप के लिए आते हैं दिखाने के लिए। तब जब ये फ़ॉलो-अप के लिए आ रहे हैं तो हुँ, 3 साल तो ये निकाल चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम एक दरवाजे को भी अगर बंद कर दें और 1 साल तक ना खोलें, तो वो भी चरमराहट देता है, उसमें से आवाज़ आती है और वो आराम से खुलता नहीं है। तो यहाँ तो ह्यूमन बॉडी है और ये भी एक मशीन की तरह ही है। तो उस केस में हमें बहुत बार बोलना पड़ता है कि आप सर्जरी कराइए, कि अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं बची तो आप सर्जरी आप दिखाइए। बट मैम सर्जरी के बाद भी तो उन्हें रिहैब हाँ, करना ही उसके पड़ेगा। बाद भी रिहैब करना पड़ेगा। तो वही है कि पेशेंट को ना काउंसलिंग बहुत ज़बरदस्त देनी पड़ती है कि अगर नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा बेड रिडन रहेगा बच्चा, हुँ, चल नहीं पाएगा, आपके लिए लाइफ लॉन्ग दिक्कत हो जाएगी। बट वही है अब छोटे शहरों में तो लोग अवेयर नहीं हैं बट जिन-जिनको अवेयरनेस आ रही है, जो जान रहे हैं कि इससे हो रहा है, वो करते हैं और उनको रिज़ल्ट भी मिलते हैं। तो मैम लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है? हाँ। फिर से मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, पेन की कंप्लेन तो रहती है पेशेंट की और उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे स्वेलिंग हो रखा है, रेडनेस हो रखी है, आसपास की जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, वो भी बहुत बार डायलेटेड दिखती हैं इसकी वजह से। ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम पहले पेशेंट से बात करते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, उसके पैटर्न को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड टूल फॉर द डायग्नोसिस। पेशेंट कैसे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ गेटर आ रहा है या कोई उसने असिस्टेड डिवाइस ले रखी है या वो किसी अपने गार्जियन के साथ या अटेंडेंट को पकड़ के आ रहा है, तो उससे हमें उसकी सिवियरिटी पता चल गई। अगर वो किसी अटेंडेंट के साथ आ रहा है तो इट मीन्स सबसे पहले हमें पेन को सबसाइड करना है। हुँ, उसके बाद हम दूसरी अपनी चीज़ें लेंगे। ठीक है? तो पेन को सबसाइड करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, जिसमें हमारे पास बहुत सी मशीनें होती हैं। जैसे हो गया आईएफटी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, शॉर्ट वेव डायथर्मी हो गई, टेंस हो गया। ठीक है? तो इतनी तरह की मशीनें होती हैं। तो इसको लगा के हमने पेन को पहले सबसाइड किया। तो 2-3 दिन हम पेशेंट को पेन सबसाइड करने के लिए मोडालिटी लगा रहे हैं। फिर हमें लग रहा है कि पेशेंट का अब थोड़ा बहुत बेटर है, तो हम उसके स्वेलिंग पे काम करेंगे कि उसकी स्वेलिंग को कैसे कम करें। हुँ, बट क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हमारा भी कोई प्रोटोकॉल होता है कि मोर देन 45 मिनट पेशेंट कर नहीं पाएगा। हुँ, तो हम उसको कुछ होम प्रोग्राम देते हैं कि आप घर पे जाएँगे तो थोड़ा आपको नहाने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे क्या होता है सीधा खड़ा होके मग्गा उठा के नहा रहे हैं, है ना? हुँ, तो उसमें घुटना मुड़ रहा है आपका। हुँ, दूसरा आप लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें नी बेंड हो रहा है, हुँ, तो वो भी उसको रप्चर करेगा। फिर क्या हो रहा है कि हम सो रहे हैं तो सीधा उठ जा रहे हैं, टर्न नहीं कर रहे। हुँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो धप-धप-धप करके चढ़े जा रहे हैं, कोई हमने प्रिकॉशन नहीं लिया। तो हम ये सारी की सारी ना प्रिकॉशंस बताते हैं पेशेंट को कि उतरेंगे तो पहले आप नॉर्मल पैर को रखिए, फिर इफेक्टेड को धीरे से लाइए या हाँ, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस बता रहे हैं या जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, हुँ, तो आप नी पे सपोर्ट पहनिए, नी सपोर्ट पहनिए। और जब घर पे आप लेट रहे हैं क्योंकि स्वेलिंग है तो हम उसको राइज़ प्राइस प्रोटोकॉल बताते हैं हुँ, कि आप पैर को ऊपर करिए, नीचे आप पैर के काफ मसल्स या फुट के नीचे पिलो लगाइए और हुँ, टोज़ को मूव करिए। हुँ, तो जितना ज़्यादा पंपिंग होगा तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, जिससे सराउंडिंग टिश्यू है वो डैमेज नहीं होंगे, वो और मतलब इम्प्रूव हो सकते हैं।
तो हमने पेन को भी थोड़ा सबसाइड किया, स्वेलिंग को सबसाइड किया। अब हम धीरे-धीरे स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम आइसोमेट्रिक क्वाड्स, हैम्स ये सब बता सकते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं, वेट कफ के साथ बता सकते हैं। तो वही है कि अगर पेशेंट को हम देखें तो पहले अगर सिर्फ़ बहुत ज़्यादा पेन है, तो पेन को कम करने की हम कोशिश करते हैं और उस टाइम पे हम थोड़े एक्सरसाइज़ेज़ को रोक देते हैं कि अभी 2-3 दिन आपका मशीनों से ट्रीटमेंट होगा, जब आपका इस लेवल में आ जाएगा फिर हम आपको मैनुअल कराएँगे। तो इस तरह से हमारा पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो मैम ये तो बात हुई आपने एक्सटर्नली जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन करा है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? आप ये थोड़ा बता सकें कि शरीर के अंदर हमारा फिज़ियोथेरेपी जब मैनेजमेंट कर रहे हैं, हुँ। तो बॉडी के अंदर वो हीलिंग प्रोसेस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं? हाँ, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो बहुत से फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं बॉडी के अंदर, हुँ, बहुत से केमिकल चेंजेज़ होते हैं, हुँ, बहुत से मॉलिक्यूलर चेंजेज़ होते हैं बॉडी के अंदर। हुँ, इसका प्रोसेस ये होता है सपोज़ करिए मैंने किसी को शॉर्ट वेव डायथर्मी लगाई। ये एक इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी है जो कि पेन को सबसाइड करती है। जब हमने इलेक्ट्रोथेरेपी शॉर्ट वेव लगाई तो उसमें से हीट आना स्टार्ट हुआ क्योंकि ये मशीन बायोमेडिकल इंजीनियर लोग बनाते हैं विद द डिस्कशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हुँ, कि कहाँ लगानी है, क्या लगानी है, हमने उसको लगा दिया। तो उसमें से हीट बॉडी के अंदर जा रही है, डीप हीट जा रहा है। तो हीट जाने से क्या होगा ऑब्वियसली अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ का, पूड़ी हम सब खाते हैं, है ना? पूड़ी सबको अच्छी भी लगती है। हुँ, अगर उसको ठंडे तेल में डालेंगे, कोल्ड ऑयल के अंदर तो वैसी रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा उसका। लेकिन अगर गरम खौलते तेल में डालेंगे तो वो नीचे पापड़ की तरह जाके पूरी फूल जाती है। हुँ, तो वो गरम तेल में जाने से क्या हुआ वैसोडायलेशन हो गया उसका, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया और ठंडे तेल में डालने से क्या था कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, हुँ, तो इस करके वो फूल नहीं पाई। तो यहाँ पे वही है कि जब हम हीट दे रहे हैं पेशेंट को, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, यानी वैसोडायलेशन हो रहा है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, तो वो आस-पास सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। जब सप्लाई इम्प्रूव होगी, तो वहाँ पे जो भी है हमारे न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो जाएँगे और न्यूट्रिशन इम्प्रूव होंगे तो हीलिंग होगी। तो ये मैकेनिज़्म है, ये प्रोसेस है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। What is the role of exercise therapy in ligament or disc healing? हुँ। सी अगर हम बात करें लिगामेंट इंजरी इन द केस ऑफ द स्पाइनल रीजन तो यहाँ पे भी हमारे जो वर्टिब्राज हैं बहुत सारे वर्टिब्राज हैं सर्वाइकल रीजन के अलग थोरेसिक के अलग लंबर के अलग सैक्रल के अलग तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो स्पाइन का है वो कौन से एरिया में है हुँ, ठीक है और वो भी लोकलाइज्ड है और रेडिएटिंग है हुँ, लोकलाइज का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हो रहा है दर्द हुँ, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन में ही हो रहा है या फिर वो पेन फैल रहा है हुँ, रेडिएट कर रहा है एंकल तक जा रहा है या नी तक जा रहा है हुँ, तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा लोकलाइज्ड है या रेडिएटिंग है हुँ, अगर लोकलाइज्ड है तो फिर हम अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी पोस्चर गाइडेंस दे सकते हैं हुँ, क्योंकि स्पाइन की अगर हम बात करें तो हुँ, पुअर पोस्चर इज वन ऑफ द मेन रीजन हुँ, फॉर स्पाइनल पेन ठीक है या और बहुत बार क्या होता है डिस्क बल्ज भी हो रही है इंटरनल तो उस केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने एमआरआई एक्सरेज लेके आइए ठीक है हम उनको बोलते हैं कि दिखाइए कि क्या है उसके अंदर फाइंडिंग्स कोई ऑस्टियोप्रोस्थेटिक चेंजेस हो रहे हैं हुँ, कोई स्पर बन रहा है या कहीं से मसल टियर होना स्टार्ट हो रहा है हुँ, या मसल वीक हो रही है हुँ, बहुत बार क्या होता है ना हमारा जो वर्टिब्रास होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो भी हमारा सडन जर्की मूवमेंट की वजह से या हमने वेट शिफ्ट कर लिया वो मूव करना स्टार्ट करते हैं एंटीरियरली हो जाता है बहुत बार बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है हुँ, तो उसके हिसाब से हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि क्या उसको करना है तो हम उसको एक्सरसाइजेस बता सकते हैं हुँ, पैरास्पाइनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बता सकते हैं पोस्चर गाइडेंस देते हैं बहुत बार हम असिस्टेड डिवाइसेस में हम उनको लंबर बेल्ट भी सजेस्ट कर देते हैं तो ऑप्शन बहुत है बट वही है इट विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू केस हुँ। एंड स्टेज आइदर इट इज इन द बिगनिंग फेज ऑफ द पेशेंट और इट इज अ क्रॉनिक स्टेज पर मैम लिगामेंट की हीलिंग की अगर हम बात करें तो अगर एक्सरसाइज थेरेपी किस तरह से हेल्प कर रही है उसको हील होने में एक्सरसाइज से हो क्या रहा है कि इन द एंड वो लिगामेंट हील हो रहा है जो कि इंजर्ड हाँ, हुआ है। देखिए, अगर हम लिगामेंट की बात करें तो इसकी भी कुछ स्टेजेज़ होती हैं कि इसका स्टेज 1 लिगामेंट इंजरी है, 2 है या 3 है। हुँ, अगर 3 स्टेज की इंजरी है तो हमारा कोई रोल नहीं है इस स्टेज पर। ओके। हमें पेशेंट को रोकना नहीं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ठीक कर देंगे। सिंपल हमें पेशेंट को सजेस्ट करना है कि उस पोर्शन को आप इमोबिलाइज़ करिए, मूवमेंट मत कराइए क्योंकि मूवमेंट कराएँगे तो वो हिलेगा फिर वो और रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आने वाले समय में हो सकता है पेशेंट का वो ठीक ही ना हो। तो हम सीधा सर्जन के पास भेज देते हैं। हुँ, वो अपनी सर्जरी के थ्रू उस लिगामेंट को ठीक करते हैं, उसके बाद उसको बेड रेस्ट दे देते हैं। हुँ, बट यही चीज़ अगर हमारे पास पेशेंट फर्स्ट स्टेज में आ रहा है, सेकंड स्टेज में आ रहा है, हुँ, तो हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पेशेंट के पेन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग थेरेपी हम उसको जैसे बहुत बार हम लोग मायोफेशियल रिलीज़ भी दे देते हैं कि थोड़ा वो रिलैक्स हो जाएगा हुँ, और हम उसको स्टेबलाइज़ कराने की टेक्निक बताते हैं कि आपने मूव इतनी देर के लिए करना है, इतनी देर पे आप रेस्ट दीजिए। हुँ, बस इतनी देर थेरेपी के लिए आपने हुँ, इसको खोलना है,
जैसे हमने कोई स्प्लिंट बता दिया, कोई असिस्टेड डिवाइस बता दी, क्योंकि अगर इंजरी हो रही है तो उसको मूव नहीं कराना तो हमने। एक्सरसाइज थेरेपी हम उन कंडीशन में नहीं देते हैं। अगर वही वही कह रही हूँ कि अगर अगर बिगिनिंग स्टेज में है तो हम स्ट्रेंथनिंग पे काम कर सकते हैं, उसके रेंज ऑफ मोशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि स्वेलिंग हो रखा है, स्वेलिंग को हम कम कर सकते हैं प्राइस फार्मूला यूज़ करके कि आपने एलिवेट करना है 45 डिग्री तक, फिर होल्ड करना है, फिर वापस लाना है। तो बिगिनिंग स्टेज पे तो हमारा रोल है, बट वही अगर ग्रेड 3 पहुँच रही है, तो वहाँ सर्जन को रेफर कर देना ही बेस्ट है। आप कैसे जज करते हैं कि ग्रेड 1 है या 2 है या 3 है, तो वो कैसे पता लगता है? हाँ, देखिए सबसे पहला तो मैंने ऑब्जर्वेशन की बात करी थी कि जब पेशेंट एंटर करता है तो कोई भी डॉक्टर ऑब्जर्वेशन से ही बता देता है कि इसका डायग्नोसिस ये होगा। ठीक है? तो पेशेंट आ रहा है, सपोर्ट से आ रहा है या थोड़ा लचकता हुआ आ रहा है या वो अपने आप आ रहा है, तो इस तो फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि किस लेवल का है। दूसरा हम उसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टेस्ट। हर जॉइंट के अलग-अलग टेस्ट होते हैं, जैसे हमने टेस्ट करके देखा घुटने पे कि इसका, अब टेस्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो टेस्ट करके देख रहे हैं कि हमें उस चीज़ से पता चल रहा है। मूवमेंट करा के हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है या ग्रेड 3 है इसका, ठीक है? और पेशेंट की कंप्लेंट से भी पता चलता है हमें बहुत बार। डायग्नोस हाँ, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। इमेजिंग और इन सब हाँ। से भी हम जज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे। एक्सरे से मैम हुँ। अ, एक्स-रे तो बेसिकली लिगामेंट तो नहीं आता उसमें, क्योंकि बोन बताता है, क्योंकि एक्स-रे तो बेसिकली बोनिंग कंपोनेंट को शो करता है। तो हम इसमें पेशेंट को एमआरआई के लिए रेफर कर सकते हैं कि आप एमआरआई करा के लाइए, उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। और नहीं तो हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं, हम मूवमेंट करा के चेक कर लेते हैं कि इसका स्टेज 1 है, 2 है या 3 है। तो मैम ऐसे इस तरह के नॉन सर्जिकल पेशेंट्स के लिए हील होने में अगर मोटा-मोटी बात करें तो कितना टाइम लग जाता है? कितना समय लगता है ऐसे पेशेंट को प्रॉपर पूरा रिहैब कंप्लीट हाँ, करके हील देखिए होने में? किसी का भी रिहैब ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता हुँ, है ना? एक ओल्ड का लीजिए 80 इयर्स का, एक आप यंग का लीजिए 30 इयर्स का, तो दोनों में डिफरेंस है। हुँ, अब ओल्ड एज वाला पेशेंट कहता है, अरे मेरी तो लाइफ खत्म ही है, मैं इतना पेन बेयर नहीं कर रहा, अरे दर्द हो रहा है, मुझे आप गोली दे दो, मैं नहीं करूँगा एक्सरसाइज, हुँ, है ना? तो उस केस में तो हमारा क्या बोलें, काउंसिल भी करते हैं, लेकिन वही है। लेकिन अगर वही 30 इयर्स वाला है तो उसको ब्रेड बटर अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए, तो वो तो अपना हार्ड वर्क करेगा। तो मैं फिर से भी बोलूँगी कि इस डिपेंड कि एक्यूट स्टेज है, क्रोनिक स्टेज है या कितनी एज है, और कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। या बहुत बार क्या होता है, यंग पॉपुलेशन भी आती है हमारे पास, एक बार करा लिया, नहीं, नहीं मैं इसको पहन लूँगा ऐसे करके, मैं इस पे ये कर लूँगा, मैं जाके ऑक्यूप्रेशर ले लूँगा, एक्यूपंक्चर ले लूँगा। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर नेग्लिजेंस का रोल आ जाता है। तो मैम अगर हम पेन की बात करें, तो हाउ मच ऑफ द पेन इज़ फिज़िकल एंड हाउ मच इज़ परसेप्चुअल ओनली? अगर आज की जनरेशन की बात करें तो पेन कैपेसिटी हर किसी की कम होती जा रही है। मैंने अब मैं गायनी की बात करूँगी थोड़ी। पहले क्या होता था, लोग पेन को इतना टॉलरेट कर लेते कि वो अपने लेबर के थ्रू वो चाहते थे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। बट आज की डेट में क्या है, कोई भी आप बात कीजिए प्रेग्नेंट लेडी से, वो कहते हैं हमारी सर्जरी के थ्रू हमारा बेबी डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि पेन परसेप्शन कम होता जा रहा है आज की डेट में। हुँ। लोगों की कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा बॉडी बिल्टअप भी बहुत हद तक चेंज हो रहा है, हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी ईटिंग हैबिट, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं रह गई। तो हम पेन तो थोड़ा-सा भी हो ना, हमें लगता है बहुत ज़्यादा है। तो मैम जैसे अभी हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग की बात कर हाँ, रहे हाँ। थे और हम एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को आप भेजते हैं टू जज इफ द लिगामेंट्स और इंजरी का ग्रेड क्या है, पूरा वो पूरा डायग्नोज करने के लिए आपको आप हुँ। इमेजिंग करते हैं। तो एमआरआई और सीटी स्कैन जो इमेजिंग होती है, क्या वो मिसलीडिंग भी होती है? बहुत बार मिसलीडिंग होती है, क्योंकि देखिए पेशेंट को अवेयर नहीं है, वो डॉक्टर बोलता है ये देखिए इतना हो रहा है आपका, ये आपके रिपोर्ट में ये आया है, हुँ। क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से नहीं होते, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कर रहे हैं। बहुत बार मिसलीडिंग भी होता है, और ये मैंने एक नहीं बहुत से केसेस देखे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, कि डॉक्टर ने बोला था कि आप सर्जरी कराइए, बेस्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बट नहीं हुआ। और सर्जरी के बाद भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बहुत आए हैं कि पहले तो हम बेटर थे इससे, लेकिन अब ज़्यादा इशू हो रहा है। तो मैम आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे और नो डाउट आपने हर तरह के कंडीशंस ट्रीट करे हैं, आपने हर फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी हैव यू मस्ट हैव टच्ड। तो जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं विद द माइंडसेट ऑफ सर्जरी इज बेटर देन फिजियोथेरेपी एंड दे डोंट वांट टू डू दिस हार्ड वर्क, they want to take this shortcut, if they have the option they will definitely do that. हम्म। तो उस तरह के पेशेंट का आप माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं? हाँ, माइंडसेट अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट की काउंसलिंग की जाए। हुँ, एक स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग करनी पड़ती है हमें पेशेंट की, हमें बताना पड़ता है कि क्या उसको साइड इफ़ेक्ट होंगे अगर सर्जरी जाता है,
एक तो ब्लड लॉस होगा, एक इन्फेक्शन के चांसेस हैं, फिर उसके बाद भी फिज़ियोथेरेपी आपको करनी है। जब बाद में करनी तो अभी से क्यों नहीं? हुँ, है ना? जब बात क्योंकि अभी इसकी क्रॉनिक स्टेज तो आई नहीं है हुँ, कि मैं आपको बोलूँ नहीं आप सर्जरी पे चले जाइए। बस आप अपना ड्यूरेशन कम करने के लिए जल्दी हील अप हो जाए या आपको पता नहीं था कि फिज़ियोथेरेपी भी कुछ चीज़ होती है जिससे ये हील हो जाएगा। तो हम उसको यही बताते हैं कि आप अगर सर्जरी में भी जा रहे हैं तो आपको ये मत सोचिए कि सर्जरी हुई अगले दिन से आप ऑफिस चले जाएँगे या अपने कॉलेज चले जाएँगे या अपनी डे टू डे लाइफ में आ जाएँगे। सर्जरी के बाद तो नेसेसरी हो जाती है फिज़ियोथेरेपी क्योंकि मसल भी कटा है, टियर हुआ है, बोन की मूवमेंट रुक गई है, स्टिचेज़ भी लगे हैं, स्वेलिंग भी हो गई है, तब तो मैंडेटरी है। जैसे हमें खाना खाना मैंडेटरी है ना हुँ। सर्वाइव करने के लिए तब तो उतना ही मैंडेटरी है। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, बहुत बार हम केस स्टडीज़ भी बताते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं फीडबैक रखते हैं पेशेंट्स का। हम लोग फीडबैक दिखाते हैं पेशेंट को, उसके बेस पे भी पेशेंट कन्विंस होता है और वो करता है। तो मैम पेन और इंजरी को लेके बहुत सारे मिथ्स होते होंगे हुँ, जो हुँ। पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो ऐसे कौन से मिथ्स है या जो कि आप चाहते हैं कि आप ऑल द पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल शुड अंडरस्टैंड हुँ, हुँ। एंड यू वांट टू ब्रेक दोज मिथ्स अबाउट पेन। हुँ। मिथ्स बहुत सारे हैं लेकिन सबसे पहला तो पेशेंट सोचता है अरे ये तो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये अच्छा ऐसे कर ये तो मैं भी करता हूँ। एक तो ये मिथ है क्योंकि आप जो कर रहे हैं देख के कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कुछ लेना चाहूँगी जैसे बाबा रामदेव जी हैं। वो बोलते हैं कि आप पैर को ऐसे मोड़िए, आपकी चर्बी कम हो जाएगी, आपका घुटने का दर्द चला जाएगा। हुँ, आप ये वाला ऑयल लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा। आपने बता तो दिया, बट क्या उसके अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं? लोग उसको देख के कर रहे हैं, कोई अंडर तो नहीं कर रहा उनके। देख को करने से क्या हो रहा है कि आपको साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि फ्रैक्चर के केसेज़ आए हैं मेरे पास, इतने केसेज़ आए हैं मेरे पास फ्रैक्चर के, जो बाबा रामदेव को देख के अपनी टीवी पे देख रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। हुँ, तो एक तो ये मिथ है कि नहीं ये हम कर लेंगे, हमने आपको ट्रेन कर दिया। आपको सुपरविज़न ज़रूर चाहिए कि आप कर रहे हैं, एक बार करके दिखाइए सामने, 2 दिन करिए फिर फ़ॉलो अप करिए, एक तो ये। दूसरा लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज़ से क्या हील होगा? उन्हें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे एक बायोमैकेनिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। हुँ, हमारी बॉडी को बायोमैकेनिक्स समझ रहा है, एनाटॉमिकल चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। इसके बेस पे हम लोग मूवमेंट कराते हैं। नेक्स्ट मिथ ये है कि फिज़ियोथेरेपी एक तो मसाज है, ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे अगर हम चलो दिल्ली में एनसीआर में तो तब भी लोग अवेयर हैं, लेकिन अगर यही मैं अपनी प्रैक्टिस अगर मैं जाके किसी रूरल एरिया में करूँ, तो मैडम जी तो हाथ को ऐसे हिलाती हैं, वैसे हिलाती हैं, मिथ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेन्ड पर्टिकुलर मूवमेंट जितनी रिक्वायर्ड है, बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी इनको फ़ॉलो करके हम लोग करा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे मिथ हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहेंगे। लोगों को लगता है कि फिज़ियोथेरेपी से रिज़ल्ट बड़े लॉन्ग आते हैं, तो ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी फिज़ियोथेरेपी को अप्रोच कर रहे हैं। अगर ऑब्वियसली अगर किसी की क्रॉनिक स्टेज हो जाए, तो वो तो सर्जरी आप करेंगे तब भी रिज़ल्ट लेट आएगा। तो जितना अर्ली अवेयरनेस उतना बेटर रिज़ल्ट। और मैम अगर पेन के ऊपर मिथ्स की बात करें हुँ, हुँ। तो पेन को लेके क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में और किस तरह से वो उस चीज़ को मे बी दे वांट टू हील इट बट उसका ऑपोजिट हुँ, करके वो और ज़्यादा क्रॉनिक कर देते हैं। हाँ। तो पेन को लेके और इंजरीज़ को लेके क्या-क्या मिसकंसेप्शन और मिथ्स आर आउट देयर इन द अमंग पीपल? देखिए, किसी को भी पेन होगा तो सबसे पहले मेडिसिन ही खाना प्रेफ़र करेगा कि मैं ले लेता हूँ, मायोस्पैज़म ले लेता हूँ, निम्बुसिलिन ले लेता हूँ, इससे मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन क्या है ये शॉर्ट टर्म है, बहुत बार स्टेरॉइड भी होता है जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, ठीक है? तो पेन को लेके यही मिथ है कि पेन हो रहा है, रेडिकुलर नहीं है, लोकलाइज़्ड है, चलिए जब तक हम झेल रहे हैं ठीक है या छोड़ दीजिए। हुँ, तो पेन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, कॉज़ेल्सिया हो गया, स्टबिंग पेन हो गया, शूटिंग पेन हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, प्लेज़रेबल पेन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अगर प्लेज़रेबल है इट्स ओके, बट अगर आपका ये कॉज़ेल्सिया टाइप है, तो वो एक शार्प बर्निंग शूटिंग पेन होता है। तो पेशेंट उसको भी अवॉइड करता रहता है, लेकिन यही मिथ है कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर थेरेपी जाएँगे तो और उसका डैमेज ही होना है। तो इसको भी हम चाहेंगे कि पेशेंट समझे कि किस टाइप का पेन है और कब हमें उसको दिखाना चाहिए। मैम तो रिहैब में सेल्फ एफिशिएंसी का क्या मतलब है और कितना इम्पोर्टेंट है और आप पेशेंट को ये कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसमें? हुँ। यहाँ वी पे टॉक सेल्फ एफिकेंसी को मैं बोलना चाहूँगी पेशेंट कंप्लायंस, ठीक है? पेशेंट कंप्लायंट बोलना चाहूँगी यहाँ पे। हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं कि हम जैसे पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको इतना मूव करना है। जैसे मान लीजिए किसी का क्लॉ हैंड हो गया, हुँ, हाथ को ऐसे रख रहा है हुँ, और मैंने उसको कोई मोडालिटी लगा दी जो मूवमेंट कराती है, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन करा रही है मूवमेंट का, क्योंकि पेशेंट कर नहीं पा रहा। जैसे स्ट्रोक का ही केस ले लेते हैं हम लोग, क्लॉ हैंड हो गया उसको।
अब पेशेंट अगर खुद से इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, मैं मान रही हूँ कि उसका हाथ मूव नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेन में तो सोच रहा है, तो जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी तो एक्टिव मूवमेंट उसका एनहांस होगा और साथ में हम उसको मोडालिटी से दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो हमें जल्दी अचीव हो जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट का गुड कंप्लायंस होता है। तो मैम आपके पास आपने हमने इतना डिस्कस करा कि एक प्रॉपर रिहैब प्रोटोकॉल से आप सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें। हमारे सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं जो जो फैक्टर्स आपने बताया कि रिहैब में उन फैक्टर्स की वजह से आपका रिहैब वेरी कर सकता है या अफेक्ट होता है। तो अगर हमारे ये सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं हुँ। तो as a patient, how would I judge if the physiotherapist I'm going to is a good physiotherapist and I can trust that physiotherapist or not? हुँ। सी बेसिकली पहले तो यही है कि क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है। हर किसी को जाके नहीं दिखा देना जो खुला हुआ है डोर स्टेप पे, है ना? पहले तो हमें देखना चाहिए कि वो क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है। दूसरा जब हम पेशेंट को डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं एज़ अ पेशेंट व्हेन आई एम अप्रोचिंग टू डॉक्टर, वो मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मैंने बोला मुझे पेन है, अच्छा ठीक है। उसने मेरे को अच्छे से सुना या नहीं समझा, मेरे इश्यू को आइडेंटिफ़ाई कर पाया कि नहीं कर पाया। फिर मैं थेरेपी कराने से पहले ये भी पूछना चाहूँगी कि मेरा ट्रीटमेंट आप करेंगे तो मुझे कितने दिन में रिलीफ़ हो जाएगा और क्या-क्या आप करेंगे, है ना? इसको हम सोच सकते हैं कि ये गोल बना रहा है, ये मेरा मैं चाहती हूँ कि मेरा पेन कम हो जाए, उस गोल को लेके सेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम दिमाग में रख के कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉलो-अप भी होता है पेशेंट के साथ। तो मैम ये तो लेटर स्टेजेस हो गए। हुँ, हुँ। बट अगर इनिशियली इफ आई हैव टू चूज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई वांट टू गो, ऑब्वियसली अगर मेरे को ट्रीटमेंट कराना है, मैं इतना अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, ऑफ कोर्स, गुड डॉक्टर। Then, how can I judge if that therapist is good or not? हुँ। थेरेपिस्ट गुड और नॉट ये बेसिकली डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के साथ कन्वर्सेशन करके, अपने इश्यू को डिस्कशन करके कि आपको वो क्या गाइड कर रहा है। डिस्कशन करने से बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाती है कि वो कैपेबल है कि नहीं है, वो कुछ अच्छा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, रिज़ल्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा और दूसरा क्लाइंटेज से भी आपको पता चलता है। आप किसी सेंटर पे जा रहे हैं थेरेपी कराने, कितने पेशेंट वेटिंग में हैं। पेशेंट डॉक्टर का फीडबैक ले सकते हैं, जो पॉपुलेशन वहाँ पे दिखा रही है, कब से आ रहे हैं, क्या इश्यू था। तो इस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, हमको उससे रिज़ल्ट मिलेंगे। Okay, ma'am. So, I have seen that insurance, medical insurance, में there still the physiotherapy is not covered properly, or maybe मतलब अभी इंडिया में इस चीज़ को लेके तो आई हैव नॉट सीन दैट मच ऑफ हुँ, हुँ, support that insurance companies are giving to the patients, हुँ। because they have to either spend their own hard earned money for it, और वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी फिजियोथेरेपी को इसमें कवर करना चाहिए, या आपका क्या हाँ, कमेंट है? देखिए अगर यही क्वेश्चन आप मेरे से 10-15 साल पहले पूछते, तो शायद मैं भी बोलती कि आई थिंक कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है? बट आज की डेट में फिज़ियोथेरेपी है, वो फुल फ्लेज्ड डॉक्टर माना जाता है। उनको कहीं रेफरल की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो डॉक्टर भेजेगा, हम डिपेंडेंट हैं कि मेरे पास ऑर्थोपेडिशियन पेशेंट भेजेगा तभी देख सकती हूँ मैं। यहाँ पे आज की डेट में नया काउंसिल आने की वजह से आप फुली फ्लेज्ड हो चुके हैं। तो प्रेजेंटली देयर इज़ नीड टू मेक अ पॉलिसी। यहाँ पॉलिसी मेकर को काम करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनकी मदर, ठीक है? तो उनको जो रिम्बर्स होता है हार्डली 30% रिम्बर्स होता है, बट थेरेपी का कॉस्ट तो अच्छा खासा रहता है, मेडिसिन के बराबर और ये लॉन्ग ड्यूरेशन भी चलता है। यस। तो उनका क्या है 30% रिम्बर्स हो रहा है, बट ठीक है, कुछ पॉलिसी बनेगी तो उनके ऊपर भी बर्डन कम होगा। फिर हमारी जो फील्ड है फिजियोथेरेपी, लोग इसको और करना चाहेंगे, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी और लोग विलिंगली जाके अपना काम भी करा सकते हैं कि ठीक है या नई पॉलिसी नहीं मतलब बेनिफिट मिलता है हाँ। और लोग बहुत बार हिचकते में कि यार ये तो 10 दिन का सेशन है, अगर मेरे से 500 पर ये लेते हैं तो 10 दिन का मतलब 5,000 रुपए चले जाएँगे। बट अगर वही रिम्बर्स हो जाए तो हम ज़्यादा फिजियोथेरेपी पे अप्रोच कर सकते हैं। एंड मे बी दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि हुँ, लोग सर्जरीज़ और बाकी हाँ। चीज़ों के लिए पहले जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर्ड हैं। सर्जरीज़ आर कवर्ड, fully covered in the medical insurances if somebody is opting for those insurance thing. डेफिनिटली। But physiotherapy ही है जो अभी properly it's not covered in insurance policies. तो मैम, do you think that हमें फिजियोथेरेपी फर्स्ट अबॉर्ट
करना चाहिए, ये स्लोगन पॉलिसीज का थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए, इस तरह डेफिनेटली, डेफिनेटली। होना चाहिए। तो मैम हमारा जो अभी फिजियोथेरेपी की बात करें तो पेशेंट्स डायरेक्टली फिजियोथेरेपी के पास नहीं आते। अगर ऑर्थोपेडिक केसेस की बात करें, कंडीशंस की बात करें, तो यूजुअली ऑर्थोपेडिशियंस आर द वन हु आर टेकिंग डिसीजन वेदर द पेशेंट रिक्वायर्स फिजियोथेरेपी और नॉट। हुँ। सो मैम हाउ डू यू थिंक, वेयर डू यू थिंक फिजियोथेरेपी का जो फ्यूचर है इज हेडिंग टूवर्ड्स, एंड अभी रिसेंट एडवांसमेंट्स क्या-क्या आ रही हैं इस फील्ड में? हुँ। सी अगर आज से हम 10-15 साल पीछे जाएँ, हुँ, तो हम सब सिर्फ़ कंज़र्वेटिव थेरेपी पे फ़ोकस करते थे कि स्ट्रेचिंग करा दी, मूवमेंट करा दिया, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव कर दिया, हुँ, हो गया। बट जैसे-जैसे एजुकेशन पॉइंट 5 स्टार्ट हुआ है और अगर हम फ़िज़ियोथेरेपी को कॉम्बिनेशन के थ्रू सोचे बायोमैकेनिक्स के, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में, तो आज की डेट में बहुत नॉवेल्टी हो चुकी है फ़िज़ियोथेरेपी में कि आपने पेशेंट को प्रोटोकॉल देना है, वो अपने आप देख के कर रहा है। हुँ, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करना चाहूँगी जैसे बायोफीडबैक, न्यूरोफीडबैक। बायोफीडबैक मतलब पेशेंट कर रहा है, अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहा है। जैसे हम डेली क्या करते हैं, ऑफ़िस आने के लिए, स्कूल आने के लिए अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, हम प्रेज़ेंटेटिव लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। हमने जूता सेम पहना है, कुछ अलग तो नहीं पहना, तो हमें उसका फीडबैक मिल गया। तो इस तरह से आजकल हमारी फ़ील्ड में विद द हेल्प ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि काम तो वही हमें समझा रहे हैं कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। हुँ, वो लोग डिवाइसेज़ बना रहे हैं, हर चीज़ को फ़ॉलो करते हुए, एनाटॉमी को, फिज़ियोलॉजी को। तो बायोफीडबैक हो गया एक न्यूरो फीडबैक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में आजकल बहुत ज़्यादा रोल है कि वो आपको प्रेडिक्शन कर दे रहा है कि आपको आने वाले 2 साल में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। आपका बीपी इतना बढ़ा रहता है, आपको हो सकता है 3 साल 4 साल के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी स्ट्रोक की। तो ये प्रिडिक्टिव मेजर्स भी बहुत आ गए हैं जो कि हमको लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए, थेरेपी को अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। एक है आईओटी, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम क्या करते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं। हुँ, आज हमने कुछ गूगल पे सर्च किया, फिर 2 दिन बाद हमने फिर खोल के कुछ दूसरी चीज़ सर्च करी। तो हमारे को वो एडवर्टाइज़मेंट आता रहता है ना क्योंकि एआई सब कुछ सुन रहा है। हुँ, उसको मालूम है कि हम क्या सर्च कर रहे थे, वो वहाँ से लेके आ रहा है। तो उसी तरह हमारी फ़ील्ड में भी एआई का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है कि हम डिवाइसेज़ बना रहे हैं, पेशेंट को जैसे ईएमजी हमें करना है पेशेंट को, हमने पेशेंट के बॉडी में लगा दिया जैसे इलेक्ट्रोड लगा दिए, पेस्टेबल इलेक्ट्रोड और हम उसको मूवमेंट करा रहे हैं। पेशेंट खुद देख पा रहा है कि मेरा क्या ग्राफ जा रहा है, ओह! ये तो गलत है। इसको अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो मैं ज़्यादा रिज़ल्ट्स ले सकता हूँ। मैं तो बड़ा फ़ास्ट मूवमेंट कर रहा हूँ। हमें जनरली बोलना पड़ता था पुराने टाइम में। मतलब पुराना टाइम क्या जब कंज़र्वेटिव की बात थी, हुँ, इतनी नॉवेल्टी नहीं थी फ़ील्ड के अंदर कि थोड़ा स्लो करिए, इतना ही लेके जाना है। अब पेशेंट को दिख रहा है कि मैंने रेंज ऑफ मोशन करना है तो मैं यहाँ तक अगर लाया हूँ, वो बता रहा है कि स्टॉप, 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 इट विल इंक्रीज़ योर पेन, है ना? राइट, तो ये सारा एडवांसमेंट से हमारा रिज़ल्ट एनहांस हुआ है, हमारी एफ़िकेसी बढ़ी है और अवेयरनेस तो बढ़ ही रही है इन सारों से। हुँ, अब जैसे अगर मैं गेट ट्रेनिंग की बात करूँ कि पेशेंट चल तो रहा है लेकिन करेक्शन नहीं है उसकी या पेन की वज़ह से लड़खड़ा के चल रहा है या ड्रैग करके चल रहा है, हुँ, तो हम उसको अगर सेंसर लगा दें उसकी बॉडी पे फिट कर दें, जो कि नॉन इन्वेसिव होते हैं, हुँ, ठीक है? हमने सिर्फ़ पेस्ट करना होता है और वो मॉनिटर होता रहता है। हुँ, एक छोटी-सी डिवाइस होती है, पॉकेट में रख लेता है पेशेंट, हुँ, वो चल रहा है। तो वो मशीन बता रही है कि आपका वेट जो है, हुँ, आपके टो पे ज़्यादा आ रहा है, काइंडली करेक्ट इट। आपकी हील पे कम है, हुँ, आप मिडली वेट ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये एक जो नोवेल्टी आ रही है फील्ड के अंदर, इनोवेशन आ रहा है, हुँ, इट विल मेक द अपर एज ऑफ द फिजियोथेरेपी फील्ड, करेक्ट। ओके? तो बहुत सी चीज़ें हैं, रोबोटिक रिहैब हो गया, एक्सोस्केलेटन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, प्रेडिक्शन ही कर दे रहा है कि आपको आने वाले 3 साल में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, हुँ। अभी से संभल जाओ आप। अगर थोड़ा है तो दिखा लो, नहीं तो हो सकता है घुटना बनवाने की ज़रूरत पड़ जाए। अगर एक्यूरेसी की बात करें हुँ। डिवाइसेस की, तो हाउ मच एक्यूरेट आर दोज़ डिवाइसेस? हाँ, ये देखिए अभी प्रेज़ेंटली क्योंकि नई चीज़ आई है तो इट इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल दी हॉस्पिटल हुँ, और क्लिनिक की तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है। बट कुछ अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे आप एम्स लगा लीजिए, हुँ, वहाँ पे आरटीएमएस के ऊपर बहुत काम हो रहा है। आरटीएमएस का मतलब होता है रिपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। अब इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को डिमेंशिया हो रहा है, जिस वजह से भूल जा रहा है वो, मूवमेंट भी उसकी फ्रीज़ होना स्टार्ट हो रही है और अगर हम आरटीएमएस किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या होगा कि न्यूरल पैसेज बना रहा है,
न्यूरो मॉड्यूलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट को अवेयरनेस आ रही है कि मेरा फुट प्रॉपर नहीं रख रहा, ये नहीं रख रहा। तो बहुत सी टेक्नीक हैं जो कि फास्टर प्रोग्रेस दे सकता है पेशेंट को। Thank you so much, ma'am, for giving your such insights on this topic and giving us so many information that you gave about physiotherapy and the process of healing and all those patients का जो भी mindset कैसे हम change कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते and how to judge कि whether I'm a surgical or non-surgical candidate. I think you have given a quite an insight on that topic as well. तो अगर आपको एक लास्ट मैसेज हमारे पेशेंट्स और व्यूअर्स को देना हो कि कि उनको सर्जरी और नॉन सर्जिकल कैंडिडेट्स में अपने आप को कैसे वो डिस्टिंग्विश करें और हाउ टू डील विद दिस डिलेमा द हाँ। क्वेश्चन दे हैव, हुँ। तो क्या आपका मैं point यही है? यही बोलना चाहूँगी कि अगर पेशेंट को डायलेमा है कि आइदर फिजियोथेरेपी इज़ बेस्ट और सर्जरी, तो गो थ्रू दी एटलीस्ट वन्स वन्स दे कैन कंसल्ट आल्सो द फिजियोथेरेपिस्ट कि Hmm. दे आर चूजिंग द राइट ट्रैक और नॉट। दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल द ऑडियंस। Thank you so much, Dr. Meena Gupta, for giving your insight on the topic that we had today. That healing can be your internal, and you don't always need invasive methods like surgeries, and you can heal your body through conservative managements like physiotherapy as well. And to our viewers, remember that surgery is not the ultimate solution. With the right guidance and with the right approach, movement and physiotherapy can be your medicine. So, thank you so much. Stay healthy, stay fit. Until next time. Thank you.